के साथ आस्था कौशिक। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, जहां दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की मौत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंतित हैं। सीएम योगी ने वन मंत्री को जांच के निर्देश दिए हैं। दुधवा नेशनल पार्क जाकर विस्तृत जांच के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में 2 बाघों की यहां पर मौत हुई है और इसे लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंतित हैं और उन्होंने वन मंत्री को इसकी पूरी जांच के निर्देश दिए हैं। दुधवा नेशनल पार्क जाकर वहां पर विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। आखिर बाघों की मौत क्यों हो रही है? कुछ दिनों के अंदर बताया जा रहा है कि 2 बाघों की मौत हो चुकी है। दुधवा नेशनल जाकर अब इसकी विस्तृत जांच करेंगे वन मंत्री, ये निर्देश दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। पिछले कुछ दिनों के अंदर यहां पर 2 बाघों की मौत हुई है, जिसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा आसपास लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और जो वन्यकर्मी है वो भी इन मौतों का कारण तलाश रहे हैं। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश वन मंत्री को दिया गया है कि वो जाएं दुधवा नेशनल पार्क और वहां जाकर इस बात की विस्तृत जांच करें, क्या कारण है कि बाघों की मौत हुई है, इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, पूरा मामला क्या है, उसे भी एक बार विस्तार से समझ लीजिए। जिस बाघ की मौत हुई है, बताया जा रहा है कि वो शिकार करने में असक्षम था। बाघिन के पेट में पानी तक नहीं मिला है। 1.5 महीने में 2 बाघों की मौत यहां पर हो चुकी है। 21 अप्रैल को एक बाघ की मौत हुई थी। वो बाघ जो कि शिकार करने में सक्षम नहीं था, अपने आप वो शिकार नहीं कर सकता था, और एक बाघिन की भी मौत हुई जिसके बाद पता चला कि उसके पेट में पानी नहीं था। राजीव से इस पर अपडेट लेते हैं। राजीव, क्या जानकारी है आपके पास पूरी? देखिए, आज तक कहीं न कहीं टाइगर रिजर्व में, दुधवा टाइगर रिजर्व में वन विभाग की लापरवाही के चलते ही ये टाइगर की मौत सामने आई है। क्योंकि बीते दिनों जो टाइगर की मौत का मामला सामने आया था, उसमें पहले ये बताया गया कि ये जो बाघ है ये भूखा था, लेकिन जो टाइग्रेस थी उसकी उम्र महज 2 साल की थी और वो एक गांव में घुसी थी, जहां पर रेस्क्यू के दौरान उसे न्यूट्रलाइज किया गया, उसे बेहोशी की दवा दी गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो ओवरडोज हुई, जिसके कारण ही मौत हुई। क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि जो 2 साल के बाघ होते हैं वो शिकार करने में सक्षम होते हैं। वो आसपास जब किसी गांव में आबादी में घुसते हैं तो वहां पर किसी को भी, चाहे वो छोटे जानवर को, आसानी से निशाना बना सकते हैं। तो ऐसे में वन विभाग की इस भूख की थ्योरी पर तभी सवाल उठ रहे थे और यही कारण है कि बीते 72 घंटों में अगर देखा जाए तो बलरामपुर से लगाकर लखीमपुर में जो 3 बाघों की मौत हुई है, उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना और अपर मुख्य सचिव वन मनोज कुमार समेत जो आला अधिकारी हैं, उनको तत्काल दुधवा टाइगर रिजर्व जाकर इन 3 बाघों की मौत की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है और रिपोर्ट तलब की है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब जब खुद मंत्री और शासन के बड़े अधिकारी दुधवा टाइगर रिजर्व पहुंचेंगे तो जो लगातार ये वन विभाग की लापरवाही के चलते इस तरह की जो मौतें सामने आई हैं बाघों को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश लगातार एक ऐसा प्रदेश है देश में जहां लगातार टाइगरों की संख्या में एक बड़ी संख्या में इजाफा हुआ था। ऐसे में इस तरह की मौतों से न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तर प्रदेश की छवि खराब होती है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आपको रोकना चाहूंगी थोड़ी देर के लिए। हमारे साथ वीर प्रभाकर जी जुड़ गए हैं, टाइगर रिजर्व के फील्ड ऑफिसर हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। आपसे समझना चाहेंगे सर, आखिर कुछ दिनों के अंदर 2 बाघों की मौत हुई है, अलग अलग कारण इसके कहे जा रहे हैं, गांव वाले कुछ और बात कह रहे हैं, बाघ और बाघिन की मौत, और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे लेकर चिंतित हैं और वन मंत्री भी पहुंच रहे हैं वहां पर। किसी लापरवाही या गड़बड़ी की भी आशंका जाहिर की जा रही है? नहीं, इस पे किसी का लापरवाही तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो है आज जो घटना हुआ है ये जंगल के बीचों बीच हुआ है। ये मैलानी कोर एरिया के अंदर हुआ है। हम लोगों को जैसे ही पता चला सभी हमारे स्टाफ, डॉक्टर्स, मैं खुद जो है स्वयं वहां गया, हमने देखा है। और भी जो है स्पष्ट होने के लिए हमने बॉडी को जो है IVRI शिफ्ट किए हैं। जी हेलो जी जी, जी। आपकी आवाज पहुंच रही है प्रभाकर। अच्छा, यही है मेरा जो है मैं कहना है, हम लोग जो है, क्योंकि अगर लापरवाही होता तो बॉडी के पार्ट्स वगैरह पोचिंग होके वो मर जाता। बॉडी पार्ट सारा इंटैक्ट है और कैनेंस इंटैक्ट है, क्लास इंटैक्ट है। बॉडी में कोई जो है इस तरह का ये नहीं है, नो पॉइजनिंग का कोई इंडिकेशन नहीं है। बट जरूर जो है आज के इस बॉडी को देखने से हमको लग रहा है कि कोई इसमें भी जो है
आपसी में लड़ाई हुआ है और उसके सिर में जो है पंजा के निशाने हैं और उसके वजह से वो गिर गया होगा और उसमें पानी में उसका सिर लग गया है और उसमें काफी कीड़े लगे हुए हैं। बॉडी को फिर भी जो है हम लोग कंफर्म करने के लिए जो है वहां भेज दिया। अच्छा, IVRA भेज दिए हैं। और बाकी जहां तक इंसिडेंट की है, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है ये अलग अलग क्षेत्र में हुआ है। ये जो आज के इंसिडेंट हुआ है ये हमारे दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत हुआ है। उससे पहले जो हुआ है एक आपसी लड़ाई में ही हुआ है और उसका जो है दूसरे जो घायल किया है वो भी हमारा कैमरा ट्रैप्स में आया हुआ है। और जहां तक दूसरे जो इंसिडेंट हुआ है बफर मैलानी बफर में, वो भी एक टाइगर जो है किसी जानवर को खाया था, उसकी हड्डी जो है पूरा इंटेस्टाइन को काटने के वजह से जो है वो मर गया था। और दूसरे अभी जो रिसेंटली मिला है इसके भी हमने पोस्टमार्टम के लिए फर्दर असेप्टेंस करने के लिए हमने जो है IVRA भेज दिया है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि जो नेचुरल से हो रहा है उस पर हमारा कोई कंट्रोल तो नहीं रहता है। बट हम लोग पूरा एहतियातन बरत रहे हैं। हमारा स्टाफ को पूरा निर्देश दिए हुए हैं लगातार चेकिंग करने के लिए। हेलो जी, वन मंत्री भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनको विस्तृत जांच के लिए भेजा है टाइगर रिजर्व। जी पता है मुझे। हम लोग अभी उनको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि मैं अभी जंगल में था, जैसे बाहर आया तो आपका फोन हमको मिला है। जी, आपने बताया कि ये एक ही जगह पर मौत के मामले नहीं हैं, अलग अलग जगहों से आपको बॉडी बरामद हुई है। लेकिन जो रीसेंट इंसिडेंट है, आपने बताया कि बॉडी में कीड़े लगे हुए थे, तो आकलन क्या है आपका कि क्या कुछ दिन पुरानी हो सकती है ये बॉडी? पानी के पास मिला था क्या ये टाइगर? हमारा डॉक्टर ने कहा था कि जो है ये लगभग 5 से मतलब कीड़ों की जो है साइज के हिसाब से जो है 5 से 6 दिन का जो है ये है बॉडी है जी। और उसको जो जी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया प्रभाकरन जी, न्यूज़ 18 से आपका। और आपने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है बॉडी, मौत के कारणों का जल्द पता चलेगा। दूसरी तरफ सीएम ने भी वन मंत्री को निर्देश दिए हैं कि वो टाइगर रिजर्व जाएं और इन बाघों की मौत के मामले को विस्तृत तरीके से देखें, उसकी जांच करें। और अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में यहां पर पहुंचे हैं। अभ्युदय योजना में निःशुल्क कोचिंग से लोक सेवा आयोग में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह है और वो संबोधित कर रहे हैं। अभ्युदय कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए सभी हमारे अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान प्रदेश के युवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उचित मार्गदर्शन के लिए जिस एक कोचिंग संस्थान को हर जनपद में प्रारंभ समाज कल्याण विभाग को इस अभिनव योजना को प्रारंभ करने के लिए सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जब जानते हैं कि वो अत्यंत कठिन दौर था जब 25 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान देश की 140 करोड़ आबादी को बचाने के लिए लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था। और लॉकडाउन के दौरान हमारे सामने दोहरा संकट था। एक तरफ 25 करोड़ की आबादी को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाना और दूसरी ओर प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों में कार्य कर रहे थे उनका अचानक उत्तर प्रदेश की तरफ आना और इसी दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को जो प्रदेश के बाहर कोटा में, राजस्थान कोटा में या प्रदेश के अंदर प्रयागराज में या दिल्ली के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें
वहां से सुरक्षित निकालने की व्यवस्था। कोई सहयोग करने को तैयार नहीं। और मैं जानता था कि कोटा में जो लोग तैयारी कर रहे हैं ज्यादातर बच्चे टीनेजर्स हैं, कभी भी कोई घटना हो सकती है, क्योंकि अफवाह इतनी तेजी के साथ फैल रही थी। उन स्थितियों में निर्णय लेना, मैंने अपने स्तर पर संबंधित राज्य सरकारों से भी बातचीत करने का प्रयास किया, परिणाम नहीं निकला और अंततः मुझे निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, मुझे यहीं से बस भेजनी चाहिए, सुरक्षा भी भेजनी चाहिए, उन बच्चों के लिए साथ में ब्रेकफास्ट और लंच की व्यवस्था भी देनी चाहिए और उनको सुरक्षित मैं वहां से निकाल करके बाहर आ जाऊं। और हमारा ये ऑपरेशन सफल रहा। हम वहां से लगभग 15,000 बच्चों को सुरक्षित ला करके उनके घरों तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और फिर 15,000 बच्चे कोटा में थे, 14,000 के आसपास प्रयागराज में थे। इन सबको उनके गांव तक पहुंचाने में हम लोगों ने मदद की और उसके बाद वर्चुअली मैं इनसे जुड़ा था। मैंने उनसे इस बारे में आग्रह किया था कि आप लोग 1 महीने का क्वारंटीन था, उस दौरान 1 महीने के इस क्वारंटीन का आप पालन करेंगे। उन सब ने पालन किया और उस समय मैंने कहा भी आने वाले समय में कभी इस प्रकार का संकट आए तो संकट के दौरान हमारे सामने इस प्रकार की चुनौती फिर से न आने पाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि राज्य में ही हम लोग कोचिंग संस्थान इस प्रकार का देंगे जो केवल एक कोचिंग नहीं होंगे बल्कि जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगे। और उसका नाम हमने अभ्युदय कोचिंग संस्थान रखा। अभ्युदय संस्थान रखे। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग जहां से प्रशस्त हो सकता हो। और सचमुच आज इसके परिणाम इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि ये सांसारिक उत्कर्ष के ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, 1998 से लेकर के 2017, 18 या 20 तक बामुश्किल जो कोचिंग संस्थान समाज कल्याण विभाग चलाता था, इसमें से 3-4 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता था। याद करिए, 3-4 लोगों का सिलेक्शन होता था और वह भी यूपीएससी और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं, रेलवे में हो गया या किसी अन्य सामान्य विभागों में हो गया, वो अलग विषय है। पहली बार यह उत्तर प्रदेश से यूपीएससी में अभ्युदय कोचिंग से जिन लोगों ने मार्गदर्शन लिया, ऐसे 23 से 24 अभ्यर्थियों का चयन होना, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में यह संख्या लगभग 100 के आसपास आना, यह एक बहुत सकारात्मक पहल है। और इस सकारात्मक पहल के लिए आपकी मेहनत को और विभाग के प्रयास को मैं सराहना करता हूं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय मनीषा ने हमेशा इस बात को कहा है और इस बात को माना है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। इस प्रकार के श्लोक आपको अपने यूपी में प्रशिक्षण के दौरान वेंकटेश्वर लू के मुंह से सुनने को मिलेंगे। हमारे प्रमुख सचिव परिवहन भी हैं और साथ साथ एक आचार्य के रूप में वह बहुत अच्छा उपदेश भी करते हैं। और उनके साथ ये दोनों समन्वय है। एक प्रशासनिक अधिकारी योजनाओं को क्रियान्वित करता है, एक आचार्य उपदेश देता है, लेकिन दोनों में अगर समन्वय हो जाए तो अपने आप परिणाम आ जाते हैं और मुझे लगता है कि परिणामकारी यह कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। यानी कोई अयोग्य नहीं है, केवल एक योग्य योजक चाहिए। और अभ्युदय कोचिंग संस्थान उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा उसमें कौन लोग वहां पर सहयोग कर रहे हैं। आईएएस हैं, जो नवचयनित आईएएस, जो लड़के
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में, सीडीओ के रूप में या जिलाधिकारी के रूप में जनपदों में कार्य कर रहे हैं, या नगर आयुक्त के रूप में या विकास प्राधिकरणों के वहां पे वीसी के रूप में काम कर रहे हैं, वे लोग वहां पर मार्गदर्शन करने के लिए अपने अपने जनपदों में मंडलायुक्त के नेतृत्व में बनी हुई कमेटी के साथ जुड़ करके वे इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं। या जो पीसीएस में या पीपीएस में जिनका सिलेक्शन हुआ, वे लोग इसको कर रहे हैं। आईआईटी जेईई से या नीट में जिन्होंने क्वालिफाई किया उसके बाद अपनी सर्विस में आ चुके हैं, जनपदों में तैनात हैं, वे लोग वहां पे मार्गदर्शन करते हैं। और अच्छे हम लोगों ने विशेषज्ञ भी अलग अलग जनपदों में विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से, अन्य जगहों से लिए। फिजिकली और वर्चुअली दोनों प्रकार की क्लासेज चल रही हैं। और ये जनपद के अंदर, सभी 75 जनपदों के अंदर प्रथम चरण में इसको और स्ट्रेंथन करना, इसकी क्वालिटी को और इंप्रूव करना। हर कार्य में कुछ न कुछ नए सुधार की गुंजाइश रहती है और इस नए सुधार को और आगे बढ़ा देना, अच्छा बना देना। क्योंकि कोचिंग तो एक गाइडेंस है, एक मार्गदर्शन है। शेष मेहनत तो छात्र की स्वयं के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर वो स्वयं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है तो परिणाम अवश्य सामने आएगा। और वह गाइडेंस का काम उस क्षेत्र से, उस रास्ते से निकले हुए लोग स्वयं कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और वे लोग जब उस संस्थान के साथ जुड़ करके वे अधिकारी या वे सभी विषय विशेषज्ञ इस अभियान के साथ जुड़ करके इसको सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं, इस बार का यूपीएससी का जो परिणाम है वह उसकी ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, बताता है कैसे इन संस्थानों ने अच्छी भूमिका का निर्वहन किया है। और मुझे लगता है कि इस मोमेंटम को हमें बनाए रखना होगा, अच्छी दिशा में आगे बढ़ाना होगा। मेरे लिए और भी प्रसन्नता का विषय है कि जनजातीय क्षेत्रों में जो हमारे एकलव्य विद्यालय हैं, उनसे जुड़े हुए छात्रों का चयन नीट या आईआईटी जेईई या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहा है। अभी हमने यहां पर उनमें से कुछ छात्रों को भी यहां पे सम्मानित किया है। कोई पूछता ही नहीं था, लोग ये मानते थे जैसे कुछ है ही नहीं है। सरकार की मंशा साफ थी, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। समानता के जिस अवसर की बात सीएसयू अरुण जी कह रहे थे, बाबा साहब का सपना साकार होगा कैसे? अगर हम अवसर नहीं देंगे, उन्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उस प्रकार का मंच नहीं देंगे, तो कैसे बढ़ेगा? लेकिन आज ये सभी कुछ शासन के स्तर पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार आगे बढ़ रहा है। अनेक योजनाएं हैं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो संचालित हो रही हैं। इन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना और फिर निर्धारित समय के अनुरूप उसको अगर हम सफलता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं तो अपने आप में यशस्वी होता है। और मुझे प्रसन्नता है कि कोविड कालखंड में जिस अभ्युदय कोचिंग संस्थान को 2021 में बसंत पंचमी के दिन हमने प्रारंभ किया था, वह आज मात्र 2-2.5 वर्ष के अंदर ही अपना परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2 वर्ष के अंदर यह परिणाम एक बहुत सकारात्मक परिणाम है। मुझे इसकी प्रसन्नता इसलिए भी है कि इसमें हमारे अधिकारियों ने मेहनत की, फील्ड में तैनात अधिकारियों ने पूरी ऊर्जा के साथ लग करके, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने इसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। जहां पहले से निर्माणाधीन थे उनको दिया होगा, लेकिन शेष जो हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज हैं, इन्हीं को हमने उसका माध्यम बनाया। क्योंकि शाम को 4 बजे के बाद ये संस्थान बंद हो जाते हैं। उसके बाद ये कोचिंग के लिए इनको देर सायंकाल तक इनका उपयोग किया जा सकता है। इसमें वर्चुअल क्लासेज लगाई जा सकती हैं, इनको ऑनलाइन क्लासेज के साथ जोड़ा जा सकता है। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि एक जगह बैठ करके हम सभी 75 जनपदों को ऑनलाइन क्लास के साथ जोड़ सकते हैं। कोई अच्छा विशेषज्ञ है, अगर वह लखनऊ में अपनी क्लास ले रहा है, सभी 75 जनपद उस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। अनेक छात्र, पूरे प्रदेश भर के छात्र उस व्यवस्था के साथ जुड़ करके उसका लाभ ले सकते हैं। और अगर कोई यूपीएससी की या
यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा गाइडेंस की आवश्यकता है। कोई क्लास नहीं चलनी है, उसको थोड़ा गाइड करना है। बाकी रास्ता तो अपने आप तय कर लेगा कि उसे कैसे हिमालय की चोटी पे पहुंचना है। और यह उस लक्ष्य तक प्राप्त करने की, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ाए जाने वाले कदम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी किया गया। समाज कल्याण विभाग ने पिछले 6 वर्ष के अंदर अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। मुझे याद है कि 2015-16 में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप अज्ञात कारणों से रोक दी गई थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था उस समय। अनुसूचित जाति के छात्रों को, जनजाति के छात्रों को आप छात्रवृत्ति से वंचित कर देंगे। हम लोग आए, फिर एक साथ बजट रिलीज किया और 17, 18, 16, 17 और 15, 16 के सभी बच्चों की स्कॉलरशिप को एक साथ हम लोगों ने यहां से रिलीज किया था। आज समय से वर्ष में 2 बार समाज कल्याण विभाग हर छात्र की स्कॉलरशिप को उसके अकाउंट में 2 अक्टूबर को और 26 जनवरी को, गांधी जी की जयंती के दिन और गणतंत्र दिवस के दिन, उनके अकाउंट में उस स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य समय से कर देता है और किसी भी छात्र को परेशानी न हो, इसके लिए अनेक कार्यक्रम इनके माध्यम से संचालित हो रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा गरीब कन्याओं की शादी के लिए पहले से कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन साथ साथ अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उन गरीब कन्याओं के लिए, चाहे वह किसी भी जाति, मत और मजहब की हो, उन्हें दहेज मुक्त शादी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन परिवारों को आज एक कार्यक्रम बृहद स्तर पर चल रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 2 लाख से अधिक कन्याओं की शादी इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुकी है और सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनेक रचनात्मक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर वर्तमान में प्रारंभ किए गए हैं। ये कार्यक्रम इस बात को दिखाते हैं कि समाज कल्याण विभाग जो नाम है उसके अनुरूप कार्य करके परिणाम भी दे रहा है। और इसमें अलग अलग प्रकार की पेंशन की स्कीम भी है, अलग अलग विभागों के द्वारा है, संचालित की जा रही है। लेकिन वर्तमान में लगभग 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन्हें यहां प्रदेश के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से, चाहे वह निराश्रित महिला पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या दिव्यांगजन पेंशन हो, 1 करोड़ परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी दिया जाता है और समय पे दिया जाता है। हर चौथे महीने, तीसरे महीने उनके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। अब उसमें कोई कटौती नहीं होती। मुझे याद है इससे पहले क्या होता था, उस समय 300 रुपए पेंशन मिलती थी, 6 महीने की एक बार मिलती थी। 1800 रुपए के लिए जब वो व्यक्ति जाता था तो 1800 रुपए में भी लोग कमीशन मांगते थे। यानी एक गरीब को 6 महीने में 1800 रुपया मिल रहा है, उसमें भी लोग कट मांगते थे। लेकिन अब कट की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब तो पैसा एक क्लिक किया उस गरीब के खाते में, एक साथ 1 करोड़ लोगों के अकाउंट में 12 यानी 3,000 रुपए तिमाही के हिसाब से पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा। कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं और गरीब उस पैसे को पाकर के अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा कर लेता है। अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े हैं। कोई सोचता था यूपी के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज था यूपी जैसे राज्य में खाद्यान्न संकट का, यानी खाद्यान्न का घोटाला नहीं मिल पाता था, गरीब का राशन कार्ड ही नहीं बन पाता था। पता लगा कि राशन कार्ड बना के किसी ने अपने घर में बना के रखा हुआ, उसके नाम से राशन लिया जा रहा, उसको पता ही नहीं। लेकिन आज हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड है। 15 करोड़ गरीबों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे कोरोना जैसे संकट के दौरान किसी को भूखों न सोना पड़े। एक वेलफेयर स्टेट के रूप में कैसे कार्य होना चाहिए, बिना किसी हो हल्ला के, बिना किसी प्रोपोगंडा के, ये कार्यक्रम चल रहा है। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर किसी गरीब को मिल जाए, कोई गरीब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। बीमारी असाध्य हो जाए,
वह अलग विषय है। उपचार हो रहा है, उसके भाव में कोई दम नहीं तोड़ेगा, पैसे के भाव में नहीं तोड़ेगा। सरकार उसके साथ खड़ी है और सरकार मजबूती के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। 54 लाख गरीबों को प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाना, पिछले 6 वर्ष के अंदर कोई सोचता था गरीब के पास भी अपना छत होगा। ग्रामीण क्षेत्र में हम एक गरीब को 1,20,000 रुपए मकान के लिए देते हैं, 12,000 रुपए टॉयलेट के लिए देते हैं, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर मानदेय भी उपलब्ध करवाते हैं। यानी लगभग 1.5 लाख रुपया ग्रामीण क्षेत्र में एक गरीब परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में यह पैसा अकाउंट उसके सीधे अकाउंट में जाता है। और शहरी क्षेत्र में उन गरीबों को 2.5 लाख रुपए सहायता दी जाती है मकान के लिए, सीधे उसके अकाउंट में पैसा उपलब्ध कराया जाता है। 54 लाख से अधिक गरीबों को अब तक पीएम आवास योजना के साथ जोड़ा गया है। बहुत सारी ऐसी जातियां थी जो अब तक इससे कवर नहीं थी, जैसे मुसहर है, बनटांगिया है, बहुत सारे जनजातीय परिवार ऐसे थे जो वंचित रह गए थे। थारू है, चेरो है, कोल है, सहरिया है, अभी इस वर्ष हमने बुक्सा को भी उसके साथ जोड़ा है। इन सभी को हमने कहा भी इनको 100% सैचुरेशन की स्थिति में लेके जाइए, इनको हर हाल में मकान मिलना चाहिए, जमीन का पट्टा मिलना चाहिए, इनके पास शासन की हर वेलफेयर स्कीम का लाभ इनको प्राप्त होना चाहिए। और अब तो सरकार के स्तर पर यह भी प्रयास हो रहा है कि फैमिली आईडी कार्ड हम जारी करेंगे और फैमिली आई कार्ड से इस बात को देखेंगे किस परिवार को कौन सी योजना मिल रही है। जो जिस योजना से वंचित होगा मिशन मोड पर उसको उस योजना से लाभान्वित करके एक सम्मानजनक जीवन देने की व्यवस्था लेने की गारंटी सरकार लेगी। और इस प्रकार के कार्यक्रम आज सरकार के स्तर पर संचालित हो रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इन सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए अभ्युदय कोचिंग आप जैसे योग्य अधिकारियों को आज कुछ को उत्तर प्रदेश में स्थान मिलेगा, जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से आए उनको तो यूपी के अंदर ही कार्य करना है। यूपीएससी से जुड़े हुए जिन अधिकारियों को अभ्युदय कोचिंग से जोड़ने का अवसर मिला है उनमें से बहुत कुछ लोगों को यूपी में मिलेगा, कुछ को अदर स्टेट में मिलेगा, लेकिन जिनको भी मिलेगा वे इन योजनाओं के साथ जुड़ करके अगर कार्य कर पाएंगे तो अभ्युदय की सार्थकता तभी है कि जब हम अपने लिए तो हमने स्थान बना लिया, लेकिन अगर दूसरों के लिए भी उनके सांसारिक उत्कर्ष में भी योगदान दे सकेंगे तो अभ्युदय की सार्थकता इसी में होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस सार्थक पहल को और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अभ्युदय से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें सफलता प्राप्त हुई है उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको टैबलेट की सुविधा का लाभ भी मिला होगा, लेकिन मेरा अब उनसे आग्रह होगा वे जिस जनपद में तैनात हों, जब जनपद में जाएंगे, फील्ड की ड्यूटी में जाएंगे, अभ्युदय के साथ अपना संबंध जरूर बनाए रखें और वहां पर एक क्लास लेने के लिए वे जरूर जाएं, बताएं, नवोदित अभ्यर्थियों को उसके बारे में मार्गदर्शन जरूर करें, जिससे आने वाले समय में एक चेन विकसित हो सकेगी और फिर इस चेन को हम लोग आगे बढ़ा करके आने वाले समय में फिर तहसील स्तर पर, अभी जनपद स्तर पर इसकी स्ट्रेंथनिंग करना और मजबूत करना, उसको विश्वास का प्रतीक बनाना। अभ्युदय कोचिंग एक विश्वास होना चाहिए, जो आएगा उसके साथ चीटिंग नहीं होगी, जो आएगा उस सरकार की ईमानदारी पर, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता पर, उसकी पारदर्शिता पर किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं खड़ी करेगा। ये चीजें हमें इसके साथ अवश्य जोड़नी होंगी और अगर हम इसके साथ जोड़ पाएंगे, इसको और मजबूत कर पाएंगे, तो जो लोग अगर कोचिंग संस्थानों को कुछ अनैतिक गतिविधियों का अड्डा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सब अपने आप उखड़ते हुए चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और केवल अभ्युदय से लोग मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आएंगे। एक बार फिर से आप सभी सफल प्रतियोगी जो अभ्यर्थी हैं इनका और जो लोग अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए हैं, इन सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।